तो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी हमको पढ़ना है, और ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी जो है इसमें हमें किसका नाम इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप देखिएगा एल्टन मेयो का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एल्टन मेयो। अब एल्टन मेयो के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेंगे ह्यूमन रिलेशंस के बारे में, क्या है इसका इंपॉर्टेंस कैसा है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा आपको रिवीजन कराते हैं, थोड़ा सा अगर आपको हम रिवीजन कराते हैं तो आप याद करिएगा हमने जो पहले पढ़ा है, ठीक, याद आ रहा है ना, हमने क्या पढ़ा था, 4 कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के 4 तत्व है ना, महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, मैन, मशीन, मनी और मेथड, है ना। और इन चारों में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इकलौता सिर्फ यही है, इकलौता सिर्फ मनुष्य है जो क्या है, जीवित है ना, जिसके पास जो लिविंग है इन चारों में से। और यही आप देखिएगा कि जो लिविंग है क्या करता है, इन चारों को रेगुलेट करने की क्षमता रखता है, इन चारों को रेगुलेट कर सकता है, इन चारों को कंट्रोल कर सकता है ना, बाकी सारे सब क्या है इस पर डिपेंडेंट। अब जैसा अगर आप याद करिएगा तो हमने क्या डिस्कस किया था 18th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, 18th सेंचुरी, हाँ वेरी गुड, औद्योगिक क्रांति हुआ है ना। तो औद्योगिक क्रांति में हमने क्या देखा, क्या हुआ उसका परिणाम, हाँ उत्पादन में वृद्धि होने लगा और खासकर इंडस्ट्रीज बढ़ने लगे, है ना। अब जब इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गए तो क्या हो गया, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगे तो क्या हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिएगा अब जो उत्पादन बढ़ने लगा, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगे, तो उसमें जो मनुष्य काम कर रहा था वो किस ओहदे का रहेगा, उसका पोजीशन क्या रहेगा, व्हाट इज हिज पोजीशन, क्या बताइए, हाँ वेरी गुड, है ना, मशीन के पुर्जे की तरह रहेगा, कॉक इन द मशीन, है ना। और इसलिए मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो मैकेनिस्टिक यूज वर्कर्स आ गए, है ना, यानी जो भी लोग थे वो कैसे हो गए, मशीन की तरह उनका यूज किया जा रहा है ना। अब मशीन की तरह उनका यूज किया जा रहा है तो क्या आपको क्या लगता है उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कुछ समय तक बढ़ेगा, ठीक है, कुछ समय तक आप देखिएगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होने लगेगा, उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आने लगेंगे, है ना। जैसे अगर अभी आप लोग बैठकर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, यही चीज को हम और बढ़ा देते हैं 5 घंटे, क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। अभी आप लोग खुद ही ये करिए, है ना, खुद ही अपने क्लासरूम का माहौल आप लोग सोचिए कि जब क्लासेस चल रहा है आप लोग बैठ के कितने देर थे, 45 से 50 मिनट बैठते हैं एक बार, है ना। उसके बाद जैसे ही सर मैडम निकलते तो क्या होता है, पढ़ते रहते हैं लगातार, नहीं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, आसपास के लोगों से बात करते हैं, होता है तो टहल वहल लेते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि आप रिफ्रेश हो सके, है ना, क्यों रिफ्रेश हो सके, ताकि आप जिस काम में लगे हैं उसे और बेहतर तरीके से कर सकें। अब यही चीज आप कल्पना करके देखिए इंडस्ट्री में, है ना, इस इंडस्ट्री में अगर आदमी क्या कर रहा है, दिन भर काम कर रहा है ना, काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, और काम करते करते आप कहिए प्रोडक्शन बढ़ा रहा है ना, उसकी जरूरतें भी इसको मेहनत कर भी रहा है, लेकिन एक समय के बाद क्या हो, एक समय के बाद उसकी इच्छा कम होने लगती है, क्यों, क्योंकि वो एक मशीन के पुर्जे की तरह है ना, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उसकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत अच्छा होगा नहीं होगा। इसीलिए आप देखिएगा हमें क्या देखने को मिला कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़े, है ना, जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, अच्छा इसमें हिंदी का फॉर्म थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, हाँ, तो हमें क्या देखने को मिला, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ने लगा इंसान जो है क्या हो गया कि वो एक मशीन के पुर्जे की तरह, है ना, मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ वर्कर्स पर वो मशीन की तरह है। और उसके बाद आप देखिए उसी के साथ किसका उदय हुआ, कौन दिया ये सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत, क्या दिया, पढ़े ना लोग सेमेस्टर 4-5 में यूजी में हो, है ना, कौन, एफ.डब्ल्यू. टेलर, है ना, एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या सिद्धांत दिया, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में क्या बात बोल रहा है कि हमें जो भी काम करना, उत्पादन है वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मन के हिसाब से नहीं कर सकते, हमें इसे साइंटिफिक तरीके से करना है। और इसीलिए उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट का आइडिया दिया कि जो भी काम करेंगे वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, है ना। और उसी
तो आप देखिएगा मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी दे रहा है, यानी कि एक कर्मचारी या एक श्रमिक या एक लेबर कितना काम कर रहा है, वर्कर कितना काम कर रहा है, वो काम करने के समय टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है ना, उसे क्या करना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है, काम सही तरीके से बढ़ना है ताकि उत्पादन बढ़े। और ये जो सिद्धांत है साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी है, इसे हम क्या कहते हैं, कौन सा थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है ना, शास्त्रीय सिद्धांत याद है ना, पढ़े हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के। क्यों क्लासिकल थ्योरी है, पहले आया और इसका फोकस किस पे था, फोकस था प्रोडक्शन पे है ना, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, इस पर फोकस दिया है। लेकिन हमें क्या पता चला, जब ये सारी चीजें हो रही है ना, तो इसमें किसका विकास नहीं हो पा रहा है, इंडिविजुअल का, ह्यूमन का है ना, उसका बहुत विकास नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए इसके बाद जो हमने देखा था शास्त्रीय सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी के बाद हम किधर जाते हैं, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी पे जाते हैं है ना, क्लासिकल थ्योरी के बाद हम ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी पे आते हैं, जो क्या कर रहा है, जो बात करता है एक संगठन में मनुष्य की क्या भूमिका है, एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हमने 4 एलिमेंट्स की बात की, इन 4 एलिमेंट्स में इंसान के पर्सपेक्टिव से बाकी चीजों को देखने का प्रयास किया गया है। और इसीलिए आप देखिएगा पॉइंट भी मैंने वैसे ही हाईलाइट किया, ठीक। जैसे सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा कि अगर एक संगठन में मनुष्य की ऊर्जा, उसका कौशल और ज्ञान न हो तो क्या हम संसाधनों का प्रयोग कर पाएंगे, नहीं। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अर्थहीन हो जाएंगे अगर मनुष्य ना हो, है ना। और इसलिए आप देखिएगा वो क्या है, निष्क्रिय ही रह जाएंगे और उनका मूल्य घट जाएगा, है ना, निष्क्रिय हो जाएंगे और उनका मूल्य घट जाएगा, उनका मूल्य कम हो जाएगा। इसीलिए इंसान बहुत जरूरी है और इस बात को बहुत अच्छे से आप देखिएगा ऑलिवर शेल्डन क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ऑलिवर शेल्डन क्या कह रहे हैं, उद्योग कोई मशीन नहीं है। हम लोग आमतौर पर उसको कैसे देखते हैं, तो मशीन के रूप में देखते हैं। उद्योगों को हम लोग हमेशा कैसे देखें कि एक मशीन है, काम कर रहा है, उत्पादन नहीं है। लेकिन उसकी परिभाषा को थोड़ा बदलकर ऑलिवर शेल्डन क्या कहते हैं, उद्योग कोई मशीन नहीं है, यह मानवीय संसाधनों का जटिल रूप है। वहाँ जो अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, उनके जटिल संबंधों का क्या है, संग्रह, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस का कॉम्बिनेशन है। और क्या है, उद्योग को सही मायने में समझने का एकमात्र तरीका इसमें लगे लोगों के विचारों को समझना है। जब तक उन लोगों को नहीं समझेंगे हमारे लिए संगठन किसी काम का नहीं लगेगा, है ना। अब क्योंकि देखिएगा संगठन को अगर सुचारू रूप से चलाना है, हम चाहते हैं कि उसका उत्पादन बढ़े, तो ये जरूरी है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो खुशी से काम कर रहे हैं। संगठन की विचारधारा और मनुष्य की विचारधारा जब तक एक न होगी तो संगठन को सुचारू रूप से चला पाना बहुत कठिन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए आप देखिएगा कि अगर एकदम ब्रॉडेस्ट सेंस में कहें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ब्रॉडेस्ट सेंस में इसमें सारे मनुष्यों के संबंध, या तो सहयोग करने वाले या तो झगड़ने वाले, सारे संबंधों का संग्रह आएगा। और उसके अध्ययन में हम क्या प्रयास करेंगे कि मनुष्यों के साथ मतलब कहीं कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि मनुष्य आपस में सहयोग करे। ज्यादा सहयोग होगा, संगठन उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसीलिए आप देखिएगा ये विचार धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब अगर इसकी हम थोड़ी परिभाषा देखें, इसके थोड़े डेफिनेशंस को हम देखें, तो जैसे मैंने आपको कहा ये सिद्धांत किस पर फोकस करता है, तो संगठन के मानवीय पक्ष पर फोकस करता है। संगठन में कितने तत्व हैं, 4 तत्व, है ना। उसमें से कौन सा पक्ष पे फोकस कर रहा है, मानवीय पक्ष, ह्यूमन रिलेशंस, है। और इसीलिए आप देखिएगा ये शुरुआती दौर का सिद्धांत नहीं है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव जो है, जिसमें हम ह्यूमंस पर फोकस कर रहे हैं। अब आप जैसे देखिएगा, जैसे मैंने कहा हाईलाइट भी कर दिया, मानवीय पक्ष पर फोकस करते हैं। और साथ ही साथ आप देखिएगा इसको अगर हम ब्रॉडेस्ट सेंस में देखें और एकदम सिंपल तरीके से देखें, सिंपल सेंस में, तो एक संगठन के अंदर होने वाले जितने भी संबंध उन सबको संदर्भित करते हैं, चाहे वो संयोग के संबंध हो या संघर्ष के संबंध, ठीक है, दोनों तरीके के रिलेशन, ठीक है, कोऑपरेटिव रिलेशन भी और कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन, ठीक है। इन सारे रिलेशंस को हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी का हिस्सा है, ठीक है। हमारा उद्देश्य ऑब्वियसली होगा कि मनुष्य का हमें सहयोग मिले, है। जैसे अभी उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं पढ़िएगा,
विरोध करिएगा तो मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना। लेकिन क्या है, हमारे बीच जो इंटरेक्शन होगा वो सारा का सारा क्या है, हमारे अध्ययन का विषय है, उस सिद्धांत का हिस्सा, ताकि हम बेहतर करते रहें परिस्थिति को। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, और इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे है ना, एल्टन में लोग क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और उसका क्या क्या परिणाम, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसा करो तो देख सकते हैं इसको, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल कैन वर्क इफेक्टिवली इन अ ग्रुप इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड पर्सनल गोल्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, संगठन में जब हम काम कर रहे हैं तो संगठन में काम करने के लिए, ठीक है, अब आप देखिएगा इससे पहले जैसे हमने देखा तो हमारा पूरा फोकस किस पर रहा है, संगठन पर, ऑर्गेनाइजेशन संगठन पर, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट जो आया, मानवीय संबंध जो आंदोलन शुरू हुआ, उसका श्रेय किसको दिया जा रहा है, बात मैं बता रहा हूँ, एल्टन में, है ना। अब एल्टन में को जो ये श्रेय दिया गया तो उसमें क्या बात है कि संगठन में काम करने के साथ साथ संगठन के अपने उद्देश्य हैं, अपने लक्ष्य हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ और क्या महत्वपूर्ण चीज आ जाता है, व्यक्तिगत आवश्यकता, ठीक है। कोई भी इंसान संगठन में अगर जुड़ा है तो वो सिर्फ संगठन की भलाई के लिए नहीं जुड़ा है, लेकिन क्या है, उसके कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी है ना। जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, एकदम सरल उदाहरण, ठीक है, इस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, तो मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से मेहनत करूंगा, प्रोडक्शन मेरा अच्छा रहेगा, तो क्या होगा, कॉलेज बढ़ेगा। हाँ ठीक है, कॉलेज बढ़ेगा। अब यही चीज आप बताइए कि कॉलेज बढ़ रहा है तो क्या मैं ऐसे यहाँ पढ़ाने आ गया हूँ कि कॉलेज बढ़े इसलिए मैं यहाँ पढ़ाऊंगा? नहीं, मेरा अपना घर है, मेरा परिवार है ना, उसको भी मुझे करना है, साथ ही साथ मेरी अपनी जरूरतें है ना, अपनी जरूरतें। जैसे आप लोग देखिएगा कि इंसान है तो हमारी कुछ इच्छाएं होती है, चाहत होती है, तो उसे भी पूरा करना है। और यही संगठन का विचारधारा और मेरा विचारधारा जब तक मेल नहीं खाएगा, हम लोग दोनों नहीं बढ़ेंगे, है ना। और अगर हम ये सोच के चलें कि संगठन बढ़े मैं ना बढ़ूं, वो भी सही सिचुएशन नहीं है। और अगर मैं बढ़ता चला जाऊं और संगठन ना बढ़े तो भी गड़बड़ वाली परिस्थिति है। तो इसीलिए दोनों में सामंजस्य होना, दोनों में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बैठना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस अध्ययन से, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी को पढ़े समय क्या पता चला कि हमारे सामने अब दो उद्देश्य हैं जो हमें पूरा करना है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, संगठन क्या चाहता है ना, संगठन का क्या उद्देश्य है, और वहीं दूसरा क्या कि हमारे पर्सनल नीड्स क्या है, व्यक्तिगत जरूरतें क्या है, ठीक है, इस पर अब हम कुछ क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशंस को हम लोग देखकर बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है। हुनरयेगर एंड हेगमैन, ये क्या कहते हैं, मानव संबंध एक व्यवस्थित विकसित ज्ञान का निकाय है जो कार्य संगठन में व्यक्तियों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए समर्थ हो, ठीक है। उसी तरीके से डेरिक फ्रेंच और हीथर सावर्ट का कोई डेफिनेशन पढ़ दो, एक बार पढ़ दो कोई एकदम जोर से। प्रबंधन और संगठन के सिद्धांतों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत कार्यकर्ता के अपने कार्य समूह के अन्य सदस्यों के साथ संतोषजनक संबंध की आवश्यकता और उसके काम को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने की आवश्यकता पर जोर देता है। ठीक, अब जैसे अगर देखिएगा इन दोनों परिभाषाओं को अगर हम देखें तो सबसे पहली परिभाषा क्या कह रही है, सबसे पहली परिभाषा आप देखिएगा, ये क्या है, ये एक ज्ञान का निकाय है ना, ज्ञान का निकाय, इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। यानी हम जब ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, पहला बात ये एक व्यवस्थित ज्ञान, हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, इसमें आइडिया ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज क्यों ले रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों की व्यवहार की आवश्यकताओं को क्या करना है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर सके कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन में किस तरीके से काम करता है। जैसे अगर आपको याद होगा तो साइंटिफिक मैनेजमेंट सिद्धांत जब आया तो व्यक्ति को कैसा मानेगा, उसका व्यवहार क्या होगा, व्यक्ति कैसा है, याद है? याद है? राइटिंग वाला नहीं समझ रहा है,
इकोनॉमिक मैन का मतलब है ना, मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, पैसा हो जाता है, उसका इकोनॉमिक नीड्स हो जाता है ना। तो जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने मनुष्य को कैसा देखा था, मनुष्य को हमने एक आर्थिक व्यक्ति के रूप में देखा है ना। आर्थिक व्यक्ति यानी वो पैसे के लिए काम कर रहा है, पैसा उसे प्रेरित कर रहा है ना। सामाजिक संबंध कोई मतलब नहीं। लेकिन अब जैसे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक मानसिक संबंधों की हम बात कर रहे हैं, है ना, कि क्या वो संगठन में कंफर्टेबल है कि नहीं है, क्या उसके वर्किंग कंडीशंस ठीक है नहीं है, इस पर अब हम बात कर रहे हैं, है ना। वो किस तरीके के संबंध बना रहा है संगठन में, और ये संगठन उन्हें और ये संबंध उन्हें कैसे सहायक है उसके काम, है ना, कैसे उसे हेल्प कर रहे हैं, हाउ दीज रिलेशंस आर हेल्पफुल, इस पर हमारा फोकस चला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस नॉलेज को एक्वायर करना चाह रहे हैं, ज्ञान को अर्जित करना चाह रहे हैं, ताकि हम इन्हीं बिहेवियर्स, इन्हीं उसके रिलेशंस को क्या कर सके, समझ सकें, ताकि प्रोडक्शन को हम फिर बढ़ा सकें, और ना केवल प्रोडक्शन बढ़ाए बल्कि इंसान भी उस संगठन में कुछ उसकी जरूरतें भी पूरी होती है ना। यहाँ पर भी हमने क्या देखा, ये प्रबंधन और संगठन के सिद्धांत के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत कार्यकर्ता की अपने कार्य समझ, है ना, उसका क्या है, अन्यों के साथ संबंध कैसा है, संतोषजनक है नहीं है, किस तरीके से वो काम करता है, इस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। चलिए अब और एक इम्पोर्टेंट परिभाषा हम देख लेंगे मैकफार्लैंड की, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करें, ठीक है। मैकफार्लैंड का डेफिनेशन क्या है, मानव संबंध, तो इसे पढ़ दो, है ना, पढ़ दो इसको अच्छे से। फिर हमें क्या पता चला कि हम क्या कर रहे हैं, मानवीय संबंधों को पढ़ रहे हैं, और मानवीय संबंधों को पढ़कर क्या कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हैं, ताकि उसकी गतिविधियों को समझें, एक्टिविटीज को समझें, ठीक है। तो यानी अब हमारा पूरा का पूरा फोकस संगठन से निकल के कहाँ चला गया है, मनुष्यों पर चला गया। लेकिन इस पर एक बात इसका ध्यान दे रहे हैं, ये जो मनुष्यों पर हम ध्यान दे रहे हैं, ये ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो समाज में घूम रहा है, संगठन के अंदर मनुष्य, ठीक है, ह्यूमन इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, इस बात को समझना है ना। संगठन के अंदर किन तरीकों के संबंधों में, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस इज हियर इन एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यानी वो सामाजिक जो उसका तत्व है वो संगठन के अंदर, उसमें हमें देखना है ना, मेन संगठन के अंदर वो किस तरीके से व्यवहार करता है, उसकी कैसी गतिविधियां रहती है, उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। और इसीलिए आप देखिए मैंने लास्ट में लिखा है ना, हमारा उद्देश्य क्या हो जाता है, हमारा उद्देश्य तो, ठीक है, सबसे पहला मानवीय संबंध जब हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिलेशन जब हम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन रिलेशन में दो चीज है, हमने पहले भी देखा था, अभी भी देखा, क्या है, सबसे पहला है ये जो जितनी परिभाषाएं हम लोग देखें ना, उन दोनों परिभाषाओं में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस चैप्टर को पढ़ना या इस सिद्धांत को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या है, काम पर अधिक उत्पादन, ठीक है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एट वर्क, यानी कि हम क्या चाह रहे हैं, संगठन सबसे पहले ग्रो करे, है ना, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा, ठीक है, और संगठन ग्रो करेगा तो क्या होगा, हम चाहेंगे साथ ही साथ संगठन के प्रति मानवीय संतुष्टि भी क्या हो, वृद्धि हो, है ना, यानी वो भी संतुष्ट रहे इस जगह में काम करके, और दोनों जब एक लेवल पर रहेंगे तो क्या होगा,